कविता यार, तू अंदाजा नहीं लगा सकती कि मैं कल को लेकर कितनी एक्साइटेड हूँ। हाँ तो मुझसे भी कहाँ रुका जा रहा है। बस ऐसा लग रहा है कि कितनी जल्दी कल का दिन आए और फिर मेरा सपना पूरा हो जाए। मेरा नहीं, हमारा सपना। हाँ हाँ, हमारा सपना। ये कहानी इन्हीं दो बहनों की है, कोमल और कविता। दोनों ही कॉलेज में पढ़ती थी और अपनी माँ बसंती के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। बसंती बहुत ही गरीब थी। वो लोगों के कपड़े सिलकर बड़ी मुश्किल से घर का खर्च और दोनों बेटियों की पढ़ाई का बोझ उठा रही थी। माँ, माँ कहाँ हो? आ गई तुम दोनों। चलो हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। माँ खाना वाना छोड़ो और सुनो न माँ, हमें जल्दी से 500 रुपए दे दो ना। हैं 500 रुपए? पर किस लिए चाहिए इतने पैसे तुम दोनों को? माँ, कल हमारे कॉलेज में द लेजेंड और द ब्यूटीफुल दिया और जिया शर्मा आ रही हैं। अच्छा, नया एडमिशन है क्या उन दोनों का? नहीं माँ, वो दोनों स्टूडेंट्स नहीं हैं। अरे वो तो फिल्मी दुनिया की सबसे खूबसूरत और शानदार एक्ट्रेस हैं। और पता है माँ, उनकी उम्र लगभग तुम्हारे बराबर की होगी, लेकिन इस उम्र में भी क्या दिखती हैं वो। हाँ माँ, असल में दिया और जिया शर्मा सगी बहनें हैं। और पता है, वो भी कोई बहुत बड़े घर से नहीं थी, पर दोनों ने मुंबई जाकर खूब स्ट्रगल किया और फिर दोनों ने इंडस्ट्री की सारी हीरोइनों की छुट्टी कर दी। एकदम से सारी फिल्में इन्हीं दोनों बहनों को मिलने लगी। हमने तो उनकी सारी फिल्में देखी हैं और हमारे दोस्त तो ये भी कहते हैं कि हम दोनों बिल्कुल उन्हीं की तरह दिखती हैं। है ना कमाल की बात। अब माँ, एक वो फिल्म याद है तुम्हें जो तुमने हमारे साथ खाना खाते हुए देखी थी? कौन सी थी वो? तू मेरा दिल जिगर। हाँ वही वाली तो, उसमें वही दोनों तो थी। अब मुझे तो कुछ याद नहीं। सारा दिन टीवी तो देखती रहती हो तुम दोनों। अच्छा ठीक है, वो सब छोड़ो माँ और जल्दी से 500 रुपए दे दो ना। हमें एक अच्छा सा गुलदस्ता खरीदना है। कल जब वो दोनों हमारे कॉलेज आएंगी तो हम उन्हें वो गिफ्ट करेंगे। कोमल की बात सुनकर बसंती उसे एकटक देखने लगी। क्या हुआ माँ? बेटा तुम्हें पता है, 2-3 सूट सिलने के बाद जाकर मिलते हैं मुझे 500 रुपए। पूरे 2 दिन लग जाते हैं इतने पैसे कमाने में, और इतने पैसों में तो 5 से 6 दिनों का राशन आ जाता है घर का, और तुम दोनों बस एक गुलदस्ते में इतने पैसे खर्च कर देना चाहती हो। समझ गई मैं तो पहले से ही जानती थी। फालतू में तुमसे इतनी मिन्नतें करनी पड़ी। चल कविता, हमारा गुनाह ये है कि हम गरीब हैं, और उससे भी बड़ी दिक्कत ये है कि हमारी माँ हमें हर बार ये एहसास दिलाती रहती है कि हम गरीब हैं। कविता और कोमल गुस्से में वहां से चली गईं और उनकी बातें सुनकर बसंती की आंखों में आंसू आ गए। उसने अकेले अपने दम पर दोनों बेटियों को पाला था, हर मुश्किल से जूझकर उन्हें इतना बड़ा किया था, अपना पेट काट कर उन दोनों को पढ़ाया लिखाया। पर जब भी दोनों उसे गरीबी का तंज मारती तो वो टूट जाती। फिर अगली सुबह कॉलेज में, देख न यार, सब लोग कुछ न कुछ लेकर आए स्टार सिस्टर्स के लिए। हाँ पर हम कर भी क्या सकते हैं, हमारी माँ तो एक नंबर की खड़ूस और कंजूस जो ठहरी। तू देखना, जब मेरे बच्चे होंगे ना तो मैं और मेरा पति मिलकर उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी करेंगे। ओहो, मेरे बच्चे मेरा पति, बड़ी जल्दी लगी है तुझे इस सब की। कोमल और कविता आपस में बातें कर ही रही थी कि तभी बहुत सारे बॉडीगार्ड से घिरी दोनों स्टार सिस्टर्स कॉलेज में दाखिल हुई। जिया और दिया स्टेज की तरफ गई, जहां कॉलेज की प्रिंसिपल ने उनका स्वागत किया। यार कसम से ये होती है असली लाइफ। सच में दोनों कमाल की लगती हैं। कविता, हमें भी नहीं रुकना है, कसम खा, हम भी इनकी तरह एक दिन कुछ बड़ा करके दिखाएंगे और अपनी माँ और दुनिया को बता देंगे कि भले ही हम गरीब घर में पैदा हो गई, लेकिन हमारे नसीब में गरीब रहकर ही मरना नहीं लिखा है। कोमल और कविता स्टार सिस्टर्स की बहुत बड़ी फैन थी। किसी तरह से उन दोनों ने जिया और दिया शर्मा का ऑटोग्राफ लिया और इससे दोनों बहुत खुश थी। शाम को दोनों जब अपने कमरे में, तभी उनकी पड़ोसन सरिता वहां आई। अरे क्या कर रही हो तुम दोनों? सरिता मौसी नमस्ते, कैसी हो आप? मैं तो ठीक हूँ, तुम दोनों के लिए खाना लाई हूँ। खाना? पर आप क्यों? अरे बसंती कहकर गई थी कि वो किसी काम से बाहर जा रही है तो उसे लौटने में देर हो जाएगी। उसने कहा कि तुम दोनों खुद तो कुछ पकाओगी नहीं और उसके इंतजार में भूखी ही बैठी रहोगी, इसीलिए उसने कहा कि मैं तुम दोनों को खाना दे दूं। अरे यार, ये माँ भी ना कितनी बेइज्जती करती है हमारी। हम कोई बच्ची थोड़ी है ना जो आप हमारे लिए खाना बनाकर लाएंगी। अरे कैसी बात कर दी तुमने, वो तुम्हारी बेइज्जती नहीं करती है बल्कि तुम्हारी फिक्र करती है वो तो। हाँ हाँ, हमें पता है कि उन्हें कितनी फिक्र है हमारी। कल सिर्फ 500 रुपए मांगे थे हमने, साफ मना कर दिया उन्होंने। कोई माँ ऐसा करती है भला अपने बच्चों के साथ? अगर हमारे बाबा होते हमारे साथ तो हमें कभी ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। माँ को भी एकदम ठिकाने पर रखते वो। सही कहा कोमल, अरे माँ तो वो होती है जो अपने बच्चों की खुशी के लिए हर दुख सहती है, पर हमारी माँ तो, उसे तो हमारी खुशियों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। बस करो तुम दोनों,
बसंती तुम दोनों को जितना प्यार करती है ना, उतना तो कोई सगी माँ भी नहीं करती अपने बच्चों से। तुम क्या जानो कि उसने क्या क्या झेला है तुम दोनों की वजह से। इतना कहकर सरिता फौरन चुप हो गई, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि वो बहुत ज्यादा बोल गई है। सगी माँ होती मतलब? कुछ नहीं, मैं चलती हूँ, तुम लोग खाना खा लेना, ठीक है ना? नहीं मौसी, अब आप तभी जाओगी जब सब कुछ साफ साफ बताओगी। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं बता सकती, मुझे कसम दी है बसंती ने। तो फिर आपको उन्हीं की कसम। बोलिए क्या बात है, आप क्या छिपा रही हो हमसे? सच बताइए हमें मौसी प्लीज। उन दोनों ने सरिता को बसंती की कसम दे दी तो बसंती की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। फिर उसने आंसू पोंछते हुए कहा, जिस बसंती को तुम खड़ूस और कंजूस समझकर कोस रही हो ना, असल में वो तुम्हारी सगी माँ है ही नहीं। वो तो बेचारी एक सीधी साधी गरीब लड़की थी जो गांव से शहर कुछ पैसे कमाने आई थी। एक दिन उसे एक घर में नौकरानी का काम मिल गया, जहां 2 बहनें रहती थी। वो दोनों बहनें देखने में बहुत ही सुंदर थी और किसी भी कीमत पर हीरोइन बनना चाहती थी। कुछ छोटे मोटे रोल भी मिलने लगे थे उन्हें, लेकिन स्टार बनने की चाहत में वो दोनों किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। एक बार एक फिल्म डायरेक्टर की पार्टी में उन दोनों ने जमकर शराब पी, इतनी शराब पी कि उन्हें किसी चीज का होश ही नहीं रहा। फिर क्या हुआ? उस रात उस डायरेक्टर और पता नहीं किस किस ने उन दोनों का जमकर फायदा उठाया। कुछ महीनों बाद पता चला कि दोनों बहनें माँ बनने वाली हैं। हे भगवान, फिर क्या हुआ मौसी? उन दोनों ने बच्चा गिराने का फैसला कर लिया था, मगर वो इस बात से डरती रही कि अगर ये खबर फैली तो उनका करियर चौपट हो जाएगा। तब उनकी नौकरानी बसंती ने उनका साथ दिया। पूरे 9 महीने बसंती ने दुनिया की नजरों से दूर उन दोनों की सेवा की। 9 महीने बाद उन दोनों ने 2 बेटियों को जन्म दिया और वो दोनों बेटियां तुम ही हो। नहीं मौसी, ये क्या कह रही हो आप? ऐसा नहीं हो सकता। हम और अगर ऐसा है तो हमारी असली माँ कहाँ है अब? मुझे नहीं पता। उन दोनों बहनों ने तुम्हें जन्म दिया और तुम दोनों को बसंती के भरोसे छोड़कर वापस अपनी दुनिया में चली गईं। वे दुनिया के लिए कुंवारी थीं और तुम्हें पैदा करके भी कुंवारी बनी रहीं। लेकिन बसंती, उसने कुछ गलत ना करके भी सबके ताने सुने और तुम दोनों को अपनी बच्चियां मानकर पाला। शुरू में तो कुछ महीने तुम्हारी असली माएं तुम दोनों की परवरिश के लिए पैसे भेजती रहीं, लेकिन फिर उन्होंने पैसे भेजना भी बंद कर दिया। फिर एक दिन जब बसंती उनसे मिलने उनके बंगले पर गई तो उनके गार्ड्स ने बसंती को खूब खरी खोटी सुनाया और फिर वहां से भगा दिया। बसंती समझ गई थी कि अब वही तुम दोनों का सहारा है। उसने तुम दोनों को पालने के लिए घर घर काम किया, कभी शादी नहीं की। दुनिया के लिए वो एक कुंवारी माँ थी जिसकी कभी शादी ही नहीं हुई। इसका मतलब समझती हो ना तुम दोनों? क्या क्या सहा होगा बसंती ने तुम दोनों की खातिर। और रही बात तुम्हारी असली माँ की, तो उनका असली नाम तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ, एक बार बसंती ने बताया था कि अब वो बड़ी मशहूर हो गई हैं। लोग उन्हें स्टार सिस्टर कहकर बुलाते हैं। अरे काहे की स्टार, वो तो हमारी बसंती के पैरों की धूल की बराबर भी नहीं है। सरिता अपनी बात कह चुकी थी। कमरे में सन्नाटा था। कोमल और कविता कुछ भी कह पाने की हालत में नहीं थी। और फिर अचानक बसंती कमरे के अंदर आई। उसके हाथ में 500 का एक नोट था, जिसे कोमल की तरफ बढ़ाते हुए उसने कहा, माफ करना बेटा, कल मेरे पास पैसे थे नहीं, पर देखो मैंने आज इंतजाम कर लिया है। ये लो, जो खरीदना है खरीद लेना, पर अपनी माँ से कभी नाराज मत होना बेटा। बसंती की बात सुनकर कोमल और कविता फपक कर रोने लगी और फौरन बसंती के गले लग गई। वो अब भी कुछ कहने की हालत में नहीं थी, लेकिन उनके गले लगाने से बसंती को वो सुकून मिल गया था जिसकी उसे जरूरत थी। दुल्हन के लिबास में अलका चुपचाप बिस्तर पर बैठी हुई थी। आज अपने ससुराल में उसकी पहली रात थी। कई सारे अरमान, कई सारे सपने उसके सीने में जोर जोर से धड़क रहे थे। तभी शेरवानी पहने हुए अंकित कमरे में आया और उसके बगल में आकर बैठ गया। अलका के दिल की धड़कन उस समय इतनी बढ़ गई कि उसकी आवाज को वो खुद सुन सकती थी। तभी अंकित ने उससे कहा, देखो, मैं तुम्हें किसी गलतफहमी में नहीं रखना चाहता और बातों को घुमा फिरा कर कहने की मेरी आदत भी नहीं है, इसलिए मैं तुमसे साफ साफ एक बात कहना चाहता हूं कि। ये कहकर अंकित थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया। अलका को समझ नहीं आ रहा था कि अंकित क्या कहने वाला है। उसके मन में 1000 तरह की बातें घूमने लगी। तभी अंकित ने कहा, अलका, तुम मेरे पिता की पसंद हो, मेरी नहीं, इसलिए तुम मुझसे किसी तरह की उम्मीद मत रखना। ठीक है कि हम दुनिया की नजर में पति पत्नी हैं, लेकिन इस कमरे के भीतर तुम मेरे लिए बिल्कुल अनजान हो। क्या मैं आपकी इस बेरुखी का कारण जान सकती हूँ? उसका कारण तुम हो,
तुम्हारा रंग है। अरे मेरा तुम्हारा कोई मेल नहीं है, कोई नहीं। कहां तुम और कहां मैं। अरे 50 सवाल लोग मुझसे पूछेंगे जब तुम मेरे साथ बाहर जाओगी कि ऐसा क्या देख लिया मैंने तुम में जो मैंने तुमसे शादी कर ली। अंकित ने अलका को बहुत सुनाया। वो बेचारी कहां अपनी आंखों में सपने लेकर बैठी थी और कहां अब उसकी आंखों में थे सिर्फ आंसू। हे ईश्वर, पता नहीं क्यों गोरा रंग ही मापदंड है सुंदरता का। हम जैसे लोगों को भी तो आपने बनाया है, फिर हमारे साथ समाज का सौतेला व्यवहार क्यों? गुणों की खान है अलका। बचपन से लेकर MBA की पढ़ाई तक हमेशा टॉप किया है उसने। स्वभाव इतना अच्छा कि जो भी उससे मिलता वो उसका दिल जीत लेती। जानवरों से भी उसे बेहद प्यार था। वो किसी का भी दुख देख नहीं सकती थी। लेकिन तमाम अच्छाइयों के बावजूद उसके रिटायर्ड पिता जयशंकर और मां सावित्री देवी बहुत परेशान रहते थे और उनकी परेशानी का सबसे बड़ा कारण था अलका का काला रंग। जी आप मेरी बात तो सुनिए। मेरी बच्ची लाखों में एक है। होगी आपकी बेटी लाखों में एक, लेकिन हमें नहीं करनी शादी आपकी बेटी से। हाँ, ये कहकर दूसरी तरफ वाले ने फोन रख दिया। जयशंकर जी के माथे पर चिंता की लकीरें फिर से उभर आईं। पास बैठी उनकी पत्नी सावित्री के चेहरे पर भी उदासी का रंग चढ़ाया। पता नहीं क्या भाग्य लेकर जन्मी है हमारी बेटी। मैं तो परेशान हो गई हूं जी। पता नहीं मेरी बेटी की शादी कभी होगी भी कि नहीं। अरे होगी, क्यों नहीं होगी। मेरी बेटी की शादी जरूर होगी। लाखों में एक है वो, क्या कमी है उसमें? कमी तो कुछ नहीं है जी, लेकिन हमारे समाज में खूबसूरती का पैमाना गोरा रंग है और हमारी बेटी वहीं पीछे रह जाती है। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी जयशंकर जी के मोबाइल की घंटी बजी। उनके फोन पर अलका कॉलिंग दिखा रहा था। हाँ बेटा, कहाँ है तू? कितनी देर और लगेगी तुझे मार्केट से लौटने में? बाबा, मैं हॉस्पिटल में हूँ। हॉस्पिटल? अरे क्या हो गया तुझे? रुक, मैं अभी आता हूँ तुरंत। अरे पापा, घबराने की कोई बात नहीं है, मुझे कुछ नहीं हुआ है। असल में मैं जब घर लौट रही थी तो रास्ते में के अंकल सड़क के किनारे घायल अवस्था में पड़े थे। उन्हें किसी ने टक्कर मार दी थी। लोग उन्हें देख तो रहे थे लेकिन कोई उनकी मदद नहीं कर रहा था। मुझसे ये देखा नहीं गया और मैं उन्हें अस्पताल लेकर आ गई। अलका अपने स्वभाव से मजबूर थी और उसका यही स्वभाव तो आगे चलकर उसके माता पिता की चिंता को दूर करने वाला था। एक दिन की बात है, अलका बाहर जाने की तैयारी कर रही थी। तभी उसके घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा अलका ने ही खोला और दरवाजा खोलने के बाद उसने सामने खड़े जिस इंसान को देखा, उसे देखकर वो चौंक गई। अरे आप! इतने में जयशंकर जी और सावित्री भी वहां आ गए। एक अनजान शख्स को उन्होंने खड़ा देखा तो उन्होंने अलका से पूछा, अलका, ये कौन है? जी मैं नितिन मेहता हूँ। वही नितिन मेहता जो आज जिंदा इसलिए है क्योंकि आपकी बेटी ने 1 महीने पहले मेरी जान बचाई थी। अरे मैं तो बेसुध सा सड़क किनारे पड़ा था। ये आपकी बेटी ही थी जो मुझे अस्पताल लेकर गई और जब तक मुझे होश नहीं आया वो वहां से हिली नहीं। धन्य है आप जो आपकी इतनी लायक बेटी है जिसे दूसरे का दुख और दर्द देखकर दया आती है, वरना आज के समय में लोग इतना बिजी हैं कि कहां उन्हें फुर्सत सड़क किनारे पड़े अनजान आदमी के लिए। उनकी बातों को सुनकर अलका ने कहा, अरे अंकल, ये तो मेरा फर्ज था। भला मैं किसी घायल इंसान को देखकर अपना मुंह मोड़ लेती? मुझसे ये नहीं हो पाता, कभी नहीं। बहरहाल बातों बातों में नितिन मेहता को पता लगा कि जयशंकर जी अलका के विवाह को लेकर बहुत चिंतित है और अलका का काला रंग उसके विवाह में आड़े आ रहा है। ये सुनकर नितिन मेहता ने ऐसी बात कही जिससे जयशंकर जी और सावित्री जी के कई दिनों से मुरझाए चेहरे खिल गए। अब ये आप क्या कह रहे हैं? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, बस आप लोगों की रजामंदी चाहिए मुझे। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? हमारी रजामंदी? अरे मेहता जी, एक पिता के सिर पर से सबसे बड़ा बोझ बेटी का कन्यादान करना होता है। हम दोनों पति पत्नी अलका के लिए कितने परेशान थे, ये हम आपको क्या ही कहें। अब आप पुरानी बातें भूल जाइए और अलका की शादी की तैयारी करिए। आज से ठीक 15 दिन बाद मैं अपने बेटे अंकित की बारात लेकर आपके दरवाजे पर आऊंगा। लेकिन मेहता जी, आप एक बार अपने बेटे से तो पूछ लेते। जयशंकर जी, वो मेरा बेटा है और मैं जानता हूं कि अलका से अच्छी लड़की उसे कभी नहीं मिलेगी। नितिन मेहता ने अपने बेटे अंकित को अलका के बारे में बताया। वो अलका से उस दिन हॉस्पिटल में मिल चुका था जिस दिन नितिन मेहता का एक्सीडेंट हुआ था। अलका से अपनी शादी की बात सुनकर वो चौंक गया और अपने पिता से बोला, क्या पापा, ये क्या कर रहे हैं आप?
आपने उस लड़की को देखा है ना, कितनी काली कलूटी है वो। मेरा और उसका क्या मेल? भला ऐसी लड़की से शादी करके आप क्यों मेरी जिंदगी को नरक बनाना चाहते हैं? बेटा, उसी काली लड़की के कारण आज तुम्हारे पिता जीवित हैं। याद रखना ये बात, और मेरी ये बात भी याद रखना कि रूप से बड़ा गुण होता है, और मेरा दावा है कि अलका जैसी गुणी लड़की तुम्हें चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। बहरहाल अंकित अपने पिता से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने उनके दबाव में ही सही अलका से शादी कर ली। लेकिन अलका को वो पांव की जूती समझता। उसके पास बैठना तो दूर, वो उससे ढंग से बात तक नहीं करता। इस बीच उसके पिता कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर चले गए। अंकित का एक दोस्त था नीरज, वो अक्सर अंकित के घर आता जाता था। थोड़े दिनों में ही उसने ताड़ लिया कि अंकित और अलका के बीच कुछ भी सही नहीं है। एक दो बार अंकित ने भी नीरज से बातों बातों में इस बात की मौन सहमति दे दी थी। एक दिन जब अंकित घर पर नहीं था तो वो उसकी अनुपस्थिति में उसके घर आया। अरे कहाँ है भाभी जी हमारा अंकित? जी वो अभी अभी कहीं घूमने निकले हैं। अरे ये क्या बात हुई है, अकेले ही निकल गया, आपको लेकर नहीं गया? जी ऐसी तो कोई बात नहीं है, मुझे तो कहीं जाना नहीं था। जाना नहीं था या वो लेकर नहीं गया? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं उनकी पत्नी हूँ, जब चाहे उनके साथ कहीं भी जा सकती हो। अच्छा, वैसे ऐसा लगता तो नहीं है। नीरज का इस तरह से पर्सनल होना अलका को बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन वो अंकित का दोस्त था, इसलिए अलका ने उससे कुछ ज्यादा नहीं कहा। उसके बाद तो नीरज को जब भी मौका मिलता वो अंकित के घर पर धमक पड़ता और अलका को अपनी बातों के जाल में फंसाने की कोशिश करता। कभी आपकी चर्चा नहीं करता अंकित, है? सब ठीक तो है ना भाभी जी? हाँ हाँ सब ठीक है। वैसे कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे कहें। अरे मैं हूं ना आपका देवर, आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगा, सारी। आप समझ रही ना मैं क्या कह रहा हूं? नहीं, बिल्कुल नहीं समझ रही। और कौन सी इच्छाओं की आप बात कर रहे हैं? वैसे मुझे किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं अंकित को बोलूंगी, आपको नहीं। नीरज बड़ा ही बेशर्म टाइप का आदमी था। उसे लगता था कि भले ही अलका का रंग काला है, लेकिन उसके भी तो जज्बात होंगे, उसकी भी तो एक आम लड़की की तरह इच्छाएं होंगी। इसलिए वो अपनी बातों के जाल में फंसाकर उसका गलत फायदा उठाना चाहता था। और एक दिन उसने सब्र की सारी सीमाएं तोड़ दी और अंकित की गैर मौजूदगी में अलका का हाथ पकड़ लिया। देखिए भाभी, कुछ चीजों को दबाना नहीं चाहिए। अगर दबाएंगे तो वो आप पर हावी हो जाएंगी। आप जवान हैं, आपकी जरूरतों को मैं समझता हूं। देखिए अंकित तो आपकी वो जरूरतें पूरी करने से रहा। आप कहें तो मैं आपकी आग बुझा सकता हूं। ये कहकर उसने अलका को गले से लगाने की कोशिश की, लेकिन अलका ने एक जोरदार तमाचा उसे खींचकर मार दिया। अरे क्या समझ रखा है आपने मुझे? हाँ, क्या समझ रखा है? कई दिनों से मैं आपकी इन हरकतों को बर्दाश्त कर रही हूं तो आप तो सिर पर चढ़े आ रहे हैं। अरे अंकित मेरे पति हैं, पति। 7 फेरे लिए हैं मैंने अग्नि के सामने उनके साथ। मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ, अपनी जान से भी ज्यादा। आप इसी समय यहां से निकल जाइए, नहीं तो आज मैं कुछ कर बैठूंगी। अलका जब ये बात नीरज से कह रही थी तभी अंकित वहां आ गया। उसने अलका की सारी बातें सुन ली। उसे अपने किए पर अब बहुत पछतावा हो रहा था। वो पत्नी जो उसे जान से भी ज्यादा प्यार करती थी, वो उसके साथ कितना बुरा व्यवहार करता था। लेकिन आज मौका था अपनी गलतियों को सुधारने का। वो उनके सामने आया और अपने दोस्त नीरज के गाल पर उसने भी तमाचा मारा। नमक हराम, मैं तुझ पर इतना भरोसा करता हूं और तू मेरे घर में ही मुंह मारने आ गया। चला जा यहां से, चला जा, नहीं तो मैं जान से मार दूंगा तुम्हें। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी अलका पर बुरी नजर डालने की? चल भाग यहां से। नीरज वहां से 9-2-11 हो गया। अंकित ने अपनी गलतियों की माफी अलका से मांगी और कहा, पापा ठीक कहा करते थे, तुम्हारे जैसी लड़की मुझे चिराग लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी।